हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के बीच में, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि पार्ट 1 ऑनर्स का ब्रांच चैप्टर हम लोग आज शुरुआत करने वाले थे। ब्रांच चैप्टर में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले मुख्यतः ब्रांच के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रांच है क्या? ब्रांच का मतलब होता है शाखा खाते। जब एक व्यवसाय का विस्तार होता है, उसकी आकार एवं वृद्धि को बढ़ाने के लिए किस किस जगह पे हमें व्यवसाय करना है, उस व्यवसाय में जो वृद्धि के संकेत को जो आगे की ओर बढ़ाता है, आगे की ओर बढ़ाने के तात्पर्य में विभिन्न विभिन्न शहरों के केंद्रों पर एक हेड ऑफिस के द्वारा जो अलग अलग जगहों पर शाखा खोला जाता है, उसे ही हम ब्रांच कहते हैं। तो चलिए हम कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं ब्रांच के बारे में। सबसे पहले है हम लोग का ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा खाते। तो ब्रांच अकाउंटिंग मैंने आप लोग को अभी हिंदी में इसका कुछ दिया है डिफाइन, जो हम इंग्लिश में भी देख लेते क्या हम लोग का है। द मीनिंग ऑफ ब्रांच: branch accounting is a bookkeeping system in which separate accounts are maintained for each branch or operating business location of an organization. But the term usually refers to branch keeping their own book and later sending them into the head office to be combined with those of other financial position and performance of each branch. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी अभी मैंने आपको हिंदी में दिया है कि ब्रांच शाखा है। शाखा व्यवसाय का एक विस्तार मात्रा है जो विभिन्न शहरों के विभिन्न केंद्रों पर हेड ऑफिस के द्वारा जो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जो खाता खोला जाता है, उसे ही हम ब्रांच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ले लें DCM LTD, उसके बाद जो है रिलायंस टेक्सटाइल, फिर से क्या देखिए DCM LTD, रिलायंस टेक्सटाइल मिल, बाटा शो कंपनी ETC। मतलब काफी कंपनी हमारे पास है, काफी ऑर्गेनाइज दे रही है, सभी के संगठन से। हमारा हेड ऑफिस होता है एक, लेकिन ब्रांच हमारा होता है अलग अलग शहरों में विभिन्न विभिन्न केंद्रों पर, जिसका उद्देश्य होता है कि ब्रांच के तहत लाभ अधिक से अधिक कमा कर और सार मात्रा में सेवा प्रदान करना, जिससे हेड ऑफिस को लाभांश की मात्रा की दर फायदा में हो, प्रॉफिट में हो। चलिए अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग अभी थ्योरी जाने हैं। अब हम लोग का स्टेप जो होगा वो होगा ब्रांच, टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के प्रकार। तो शायद आप लोग को बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं बुक खोल के। टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इनलैंड ब्रांच और दूसरा होता है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच वह होता है जो हमारे देशों के अंदर, जो हमारे राज्यों के अंदर किया जाता है, जो हमारे शहरों के अंदर किया जाता है। इनलैंड फॉर एग्जाम्पल में कि जैसे हम लोग मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग न्यू दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारे भारत प्रांत के संपूर्ण राज्य के अंतर्गत व्यवसाय चलाया जाए, उसे हम इनलैंड ब्रांच कहा जाता है, उसे हम इनलैंड ब्रांच कर सकते हैं। अब ले लीजिए फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का मतलब होता है विदेशी शाखाएं। आप भी जानते हैं इनलैंड का मतलब होता है देशी शाखाएं। देशी का मतलब तो आप जान गए, जो देश के अंतर्गत जो काम हमारा हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है। विदेशी फॉरेन ब्रांच जो विदेशों में हमारा व्यवसाय चल रहा है और उसकी क्रियाकलाप हमारे देशों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे यूएसए में हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हम लोग का तो यहाँ पे
रुपया में इसको हम लोग गणना करते हैं, लेकिन वहां पे तो डॉलर में होता है, डॉलर वहां से कन्वर्ट होकर हम लोग का रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। फॉरेन ब्रांच में यही होता है। तो हम लोग को इसमें फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसमें फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना है। हम लोग का पढ़ना क्या है? इनवेंट ब्रांच पढ़ना है, इनवेंट ब्रांच पढ़ना है। और इनवेंट ब्रांच पे हम लोग जानेंगे, क्योंकि विदेशी शाखाएं के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग का स्टेप होगा ये कि इनवेंट ब्रांच के प्रकार, इनवेंट ब्रांच के टाइप्स। इनवेंट ब्रांच के बारे में हम आपको बता दिए, विदेशी शाखाएं के बारे में भी हिंदी दिए हैं, आपको सारा चीज मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए इनवेंट ब्रांच के तहत भी हमारा दो काम होता है। सबसे पहला काम डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। उसके बाद जो होता है सेकेंड स्टेप होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है कि आश्रित शाखाएं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र शाखाएं। अब चलिए हम इससे आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग आप लोग से बात की थी इंडिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित। ये आश्रित खाताएं एचओ ब्रांच से हमारा कामकाज चलता है। एचओ ब्रांच के तहत, हेड ऑफिस के तहत इसका काम किया जाता है। अब जो हमको हेड ऑफिस के द्वारा जो काम मिलेगा, जो हमें हेड ऑफिस के द्वारा जो कार्य मिलेगा, उसे हम डिपेंडेंट ब्रांच के तहत काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा एचओ हेड ऑफिस है एक और उसका बिजनेस है, जैसे 4 गो बिजनेस है, आपको 4 गो ब्रांच है। 4 गो ब्रांच का मतलब कोई दिल्ली में है, आगरा में है, पटना में है, बिहार में है, 4 गो ब्रांच है। तो चारों ब्रांच को जो फॉलो करेगा, चारों ब्रांच के कार्यकाल को जो देखेगा, वो सिर्फ देखेगा तो एचओ के तहत डिपेंडेंट ब्रांच ही देखेगा। इंडिपेंडेंट नहीं देखेगा, डिपेंडेंट ब्रांच ही देखेगा। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच जो हमें नहीं पढ़ना है, जो एचओ के तहत नहीं आता है, इस ब्रांच का काम हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है? तो सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है। इसीलिए हमको डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच का ही सारा इसमें काम बताया गया है। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो स्वतंत्र खाते, जो हेड ऑफिस से रिलेटेड कार्य नहीं करती है, जो कंसाइनमेंट के तहत इसके कार्य को उत्पन्न करती है, जो आप भी जानते हैं, जो डिपेंडेंट के तहत काम नहीं करती है, कंसाइनमेंट के तहत जो ऑपरेट का जो काम होता है, वो ये काम को पूरे स्वतंत्र रूप से करती है। तो चलिए अब इसके बाद का जो हम लोग का स्टेप है, वो स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग का डिपेंडेंट ब्रांच के तहत हम लोग को जो 3 स्टेप करना है। अब पहला स्टेप है डेबिटर्स मेथड सिस्टम, जो आप लोग को पढ़ना है। अब सेकेंड स्टेप पढ़ना है स्टॉक डेबिटर सिस्टम। अब तीसरा स्टेप पढ़ना है फाइनल अकाउंट सिस्टम, जो आप भी जानते होंगे। स्टॉक, ये डेबिटर सिस्टम, देनदार का जो स्टॉक है, फाइनल अकाउंट जो अंतिम का खाता का जो है आपके पास, डेबिटर्स जो देनदारों को सिस्टम के बारे में जो बताता है। देनदार के सिस्टम एक नाम मात्र खाता होता है, यह एक नाम मात्र खाता होता है जो एक व्यवसाय की अवधि के तहत जो प्रत्येक शहरों में, प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में एक देनदार के द्वारा जो उस माल को भेजा जाता है, और उस माल के द्वारा उस माल को जो भेजा जाता है, उस माल को जो बेचने के बावजूद जो उसका रिकवरी आता है, जो एचओ को भेजा जाता है, उसे हम डेबिटर ब्रांच के तहत काम करते हैं। अब स्टॉक डेबिटर सिस्टम, स्टॉक डेबिटर सिस्टम का मतलब यह हुआ कि एचओ हेड ऑफिस जितना भी माल आपको भेजता है, जैसे वर्ष के शुरू में भेजता है, वर्ष के अंत में आपसे पूछता है कि आपके पास स्टॉक कितना है, और जब आप ब्रांच का खाता बनाते हैं तब आपको ये स्टॉक डेबिटर सिस्टम का भी खाता आपको तैयार करना पड़ता है, जो उसमें कुछ कमी जो होता है उस कमी को दर्शाया जाता है। उस कमी को दर्शाने पे हमें स्टॉक डेबिटर सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। अब अगला तीसरा स्टेप है फाइनल अकाउंट सिस्टम, अंतिम। मैंने कहा वर्ष के अंत में, जब ये वर्ष के अंत में, जब हमें वर्ष जब खत्म हो जाती है, तो एचओ के द्वारा ये हमें एक आदेश आता है
कि कितने माल हमारे कंपनी में बचा हुआ, हमारे ब्रांच में कितने गुड्स बचा हुआ है, कितने गुड्स चला गया है। अब जैसे यहां से एचओ जो है ब्रांच को भेजेगा, ब्रांच क्या करेगा, वो सेल करेगा कस्टमर में। अब कस्टमर में जो सेल करने के बावजूद जो वर्ष के अंत में, जैसे 31 दिसंबर को लीजिए या 31 मार्च को लीजिए, जो उस स्थिति में हमारा खाता को जो हम क्लोज करते हैं, तो शायद आप लोग ट्रेडिंग भी बनाए होंगे, ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट को जो बनाए होंगे तो आप लोगों को उसमें पता चला होगा, जो 12वीं में भी पढ़े होंगे बच्चे सब। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको फाइनल अकाउंट का स्पष्टीकरण बताया गया है। उसके तहत जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो ज्ञात होता है वो फाइनल अकाउंट के तहत ही हम काम करते हैं। तो चलिए अब आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं। बस इतना, तीनों स्टेप के बारे में आप लोगों को मैं नाम भी बता दिया, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल भी बता दिया। डिटेल होने के बाद अब इसका क्या काम है, कार्य है, उस काम पे हम लोग चलते। चलिए एचओ के तहत जो हम लोग का काम होगा, कहां कहां क्या होगा, चलिए उस पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में ये हम लोग का हो गया एचओ, हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस तो हमारा एक ही है, लेकिन ब्रांच हमारा अनेक होगा, अनेक अनेक राज्य में होगा। तो फॉर एग्जांपल में एक ब्रांच का आप ले लीजिए पटना, एक ब्रांच को ले लीजिए गोवा, एक ब्रांच को ले लीजिए दिल्ली, एक ब्रांच को ले लीजिए जयपुर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ब्रांच तो हमारा ब्रांच तो हमारा बहुत सारा है, लेकिन एचओ मेरा एक है। एचओ एक है तो यदि एचओ का काम यह होता है कि सभी ब्रांच पे नियंत्रण रखना, एचओ का काम यह होता है कि सभी ब्रांच की सीमाओं पर नियंत्रण रखना। ये एचओ है, ये एचओ जैसे पटना ब्रांच को कितना भेजा गुड्स, गोवा ब्रांच को कितना भेजा, जयपुर ब्रांच को कितना भेजा और दिल्ली ब्रांच को कितना भेजा। ये कंसाइनमेंट आप लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे तो कंसाइनमेंट और ब्रांच कुछ ही थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा, नहीं तो सेम डिट्टो टू कॉपी मिलेगा। जो आपको कंसाइनमेंट में पढ़िएगा वो आप लोग ब्रांच में भी पढ़िएगा। अब यहां पे बात ये जानना मुझे है कि ये एचओ जो है वो किस ब्रांच को होती है, ये सभी ब्रांच को फॉलो करता है। और ये ब्रांच जो है एचओ के तहत ये सभी ब्रांच फॉलो होता है। और ब्रांच के तहत क्या होता है कि सभी कस्टमर को सेलिंग किया जाता है, सभी कस्टमर को माल का सेलिंग किया जाता है। और वो कस्टमर से जो पैसा आता है वो सबसे पहले किसके पास जाता है, तो देखिए ब्रांच के पास आता है। अब ब्रांच के पास आने के बावजूद वो पैसा फिर कहां आता है, तो एचओ के पास आता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है एचओ हेड ऑफिस आपको यहां से माल सेंड करती है, तब वो ब्रांच क्या होता है, मार्केट में उस माल को कस्टमर के हाथों से बेचती है। तो अभी हम लोग ने जाना ये एचओ के बारे में। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग का जो आएगा ब्रांच का फॉर्मेट आएगा। तो चलिए हम लोग ब्रांच के फॉर्मेट पे देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ब्रांच के बारे में अभी हम लोग ने थ्योरी जाना। अब हम लोग को आगे जो स्टेप होगा वो है फॉर्मेट। हम जो है फेयर करेंगे, फेयर करने के बाद जो रॉक में होगा वो मेमोरेंडम ऑफ ब्रांच का बनेगा, जो स्टॉक बनेगा, डेबिटर्स बनेगा, वो मेमोरेंडम में बनेगा। जो मेमोरेंडम ब्रांच को जो बनाइएगा खाता तो उसमें ये दोनों का काम होगा। लेकिन आपका जो फेयर होगा वो ओनली फॉर ब्रांच का होगा। यदि उसमें कुछ जो आइटम कम दिया रहता है, जो कुछ आइटम का जो ज्ञात हमें जो कुछ आइटम के बारे में जो ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल में डेबिटर्स के बारे में दे देता है, स्टॉक के बारे में देता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच के बारे में दे देता है, तो इसके बारे में जो हम लोग जो करते हैं तो वहां पे हम लोग को फेयर का काम होने के बावजूद रफ का भी काम करना पड़ता है, जो मेमोरेंडम के तहत जो काम किया जाता है। चलिए अब हम लोग का फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम लोग का 4 फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट।
इस चारों फॉर्मेट में सबसे पहला हमें टू साइड का जो काम होता है वो होता है टू बैलेंस बी बाई डी, जो प्रारंभिक होता है, शुरुआती होता है। उसके बावजूद इसमें जो है एसेट्स इन द बिगनिंग, मतलब कि संपत्तियों का सबसे पहले लेखा होगा, और संपत्तियों का जो लेखा होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग को बी बाई डी करना होगा, ना कि सी बाई डी करना होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या सब आता है, जो मैंने अभी आप लोग को बात भी किया है। सबसे पहला आता है स्टॉक, जो मैंने कहा मेमोरेंडम जो बनाइएगा, कभी कभी आपको स्टॉक भी दे देता है, जो निकालने स्टॉक तो ऑलरेडी आता है। उसके बाद आता है पीटी कैश, उसके बाद आता है डेबिटर्स, उसके बाद आता है फर्नीचर, उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब स्टॉक, पीटी कैश, खुदरा रोकड़, अब डेबिटर्स, देनदार, फर्नीचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप लोग जो है पूर्वदत्त वे जो पढ़े होंगे, ये सारे का जो लेखा हमें करने के लिए जो एसेट साइड में देता है, ये सारे का लेखा करने के लिए एसेट साइड में दिया जाता है, वो बी बाई डी के अंतर्गत हमारा सारा काम होगा। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड के बारे में। हम लोग जानते हैं यदि लायबिलिटी दायित्व के प्रति जो हमें दिया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग बकाया के दर, जो क्रेडिटर्स, आप लोग यहां पे ध्यान देंगे क्रेडिटर्स के बारे में जो बताया जाए वो बाय बैलेंस बी बाई डी, चाहे वो लायबिलिटी में हो चाहे वो एसेट्स में हो। एसेट्स में होगा फिर भी टू बैलेंस बी बाई डी होगा, और लायबिलिटी में होगा तो बाय बैलेंस बी बाई डी होगा। अब देखिए मैंने अभी भी बात किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि बकाया, जो आपका बकाया है। अब यहां पे मुझे इसके तहत मुझे क्रेडिटर्स दे देता है, उसके बावजूद आउटस्टैंडिंग दे देता है, आउटस्टैंडिंग में रेंट भी दे सकता है, एटीसी बहुत सारे आइटम हमारे पास आ जाता है जिसका हमें लेखा करना पड़ता है। ये सारे का लेखा होने के बावजूद इसका अमाउंट हमें बाहर करना पड़ेगा। अब हम लोग का है यहां पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। एचओ के द्वारा जो ब्रांच को जो माल भेजा जाता है, तो उस स्थिति में हमको टू गुड्स एंड टू ब्रांच करना होगा, और इसका अमाउंट हमें बाहर कर देना पड़ेगा। अब जैसे बाय में आइए, बाय बैंक अकाउंट लिमिटेशंस। अब इसमें बाय बैंक अकाउंट लिमिटेशंस में क्या सब आने वाला है, तो आपको जो क्वेश्चन में कभी देखते हैं कैश सेल्स, किसी क्वेश्चन में आता है इनवॉइस प्राइस 25%, मतलब उसमें प्लस इनवॉइस प्राइस 25%, कहीं पे 20%, मतलब ये या क्वेश्चन में कैश सेल्स की बात बताती है। जब वो कैश सेल्स का बात बता रहा हो तो हमें उसको टू में ना रख के सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट में कैश सेल्स हम रखेंगे, उसका अमाउंट अंदर में ही रखेंगे। उसके साथ मुझे और भी आइटम आएगा, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स आएगा। तो जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर, डेबिटर के द्वारा जो कैश रिसीव जो किया गया उस संदर्भ में हमें वो कैश सेल्स के द्वारा काम करना पड़ेगा। अब कैश सेल्स के द्वारा जो काम करना पड़ेगा तो उसका भी अमाउंट हम अंदर में ही रखेंगे, और दोनों के अमाउंट ऐड करने के बाद इसे हमें बाहर करना पड़ेगा, इसे हम बाहर कर देंगे। उसके बावजूद जैसे आप लोग ने टू गुड्स एंड टू ब्रांच पढ़ा, अब देख लीजिए यहाँ पे एक बार क्या होगा, ये हमें एचओ के द्वारा भेजना पड़ेगा, और एक बार क्या होगा कि ब्रांच के द्वारा हमें मिलेगा। मैंने अभी भी थ्योरी में आपको कहा कि एक बार जो है एचओ को जो हम माल भेजेंगे, सॉरी एचओ के द्वारा जो ब्रांच को माल भेजेंगे तो उस स्थिति में हम लेखा करेंगे, और एक बार जो ब्रांच के द्वारा जो बेचा गया माल है उसका जो हम लेखा करते हैं, या ब्रांच के द्वारा जो बचा हुआ माल है वो जो हेड ऑफिस को जो वापस करते हैं, जो भेजते हैं, उस स्थिति में एक बार लेखा होता है। तो देखिए क्या होता है बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, मैंने कहा अभी, तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट इसका भी हम लोग तो देख लीजिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, मैंने अभी भी कहा गुड्स रिटर्न मतलब क्या, ब्रांच के द्वारा जो माल वो एचओ को वापस किया जाता है, उस संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, इसका लेखा करेंगे, अमाउंट बाहर कर देंगे इसका। अब जरा देखेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी,
एसेट्स एट द इन, एसेट्स मतलब कि इधर का जितना भी काम होगा बी बाई डी का, बी बाई डी वर्ष का प्रारंभिक, अब सी बाई डी वर्ष के अंत में, इस सारे अमाउंट को हम क्या करेंगे बाय में पलट देंगे। तो हम पलट दिए। अब देख लीजिए यहां पे स्टॉक है, ये भी हमें स्टॉक लेना है, मैंने ले दिया। अब देख लीजिए पीटी कैश है, मैंने पीटी कैश ले दिया, इसका अमाउंट अंदर में। अब देख लीजिए डेबिटर्स है या सनली डेबिटर्स है, मैंने ले लिया सनली डेबिटर्स। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मैंने ले लिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब फर्नीचर है, मैंने ले लिया फर्नीचर। ये सारा का काम जो आपके डेबिट साइड में हुआ है, ये एसेट्स शुरुआती दौर का, वही वर्ष के अंत में एसेट्स संपत्ति के द्वारा वर्ष के अंत में सी बाई डी में ये सारा काम हमारा होगा, और सारा काम होने के बाद अमाउंट क्या होगा बाहर हो जाएगा, जोड़ करके अमाउंट क्या होगा बाहर कर देंगे हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पे तो कैश और बैंक अकाउंट, अब देख लीजिए तो कैश और बैंक अकाउंट। अब लिमिटेशन की जो आप बात कर रहे थे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैश का भी यदि चेक आ जाता तो हम लोग बैंक के थ्रू करते हैं काम, और यदि नगद का रूप आता है तो हम लोग कैश के साथ काम करते हैं। तो जो मैं बाय में किया वही मुझे उसका प्रगत करके, जैसे आप लोग जो इसका जो काम करेंगे तो ये मुझे ध्यान में रखना होगा, जो स्टार्टिंग पीरियड का है वो हमें बाय को भी शो करेगा, और जो बाय है, जो बाय बैलेंस बी बाई डी है, जो लायबिलिटी को शो कर रहा है वो हमें एक बार एचओ को भी शो करेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। तो कैश और बैंक क्या सब आएगा, सैलरी आएगा, सैलरी वेतन आएगा, जो वेतन जो हमें आप लोगों को मैंने कहा था वेतन जो एचओ जो किसको देगा ब्रांच को देगा, ब्रांच में जो भी स्टाफ काम कर रहा है वो तो फ्री में नहीं करेगा, वो तो आपसे सैलरी लेगा, सैलरी वेतन लेगा, कमीशन तो लेगा नहीं, कमीशन पे तो वो काम करेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या आप कमीशन पे काम करेंगे? नहीं, वहां पे क्या चीज पे आप काम करेंगे? सैलरी वेतन पे काम करेंगे। अब चलिए अब रेंट, आप जो वहां पे आपका ये एचओ फॉर एग्जांपल मुंबई में है और आपका ब्रांच चल रहा है न्यू दिल्ली में, तो आपको वहां पे जो ब्रांच खोलेंगे वहां पे सैलरी भी लगता होगा, रेंट भी लगता होगा। तो रेंट जो लगता होगा वो कौन बियर करेगा? तो एचओ बियर करेगा, किसको? ब्रांच को कहेगा। तो अब यहां पे मैं रेंट रख दिया। चलिए अब वेजेस एटीसी, जो उस कंपनी में जो काम जो भी वर्कर्स करेंगे उसे क्या होगा, हेड ऑफिस के द्वारा उसे वेतन दिया जाएगा। जो भी ब्रांच में, जैसे आगरा ब्रांच है, पटना ब्रांच है, अब मेरा मेन ब्रांच है मुंबई में मेरा काम एचओ के द्वारा सारे ब्रांच का कामकाज देखा जाता है, देख रेख में एचओ के पास होता है, और एचओ इस बात को क्लियर करता है, एचओ इस बात को बताता है कि वाकई में ही इसे कितना वेतन होना चाहिए, कितना इसका रेंट होना चाहिए, कितना वेजेस है वर्कर्स है, इस बातों को वो ध्यान में रखता है। तो वेजेस उसका भी मैंने काम किया, रख दीजिए। अब ये सारा को जोड़ने के बाद जो तीनों को जोड़ करके हम बाहर कर देंगे। उसके बाद है टू बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी इफ एनी, मैंने कहा था टू मतलब कि ब्रांच लायबिलिटी। अब आप वहां पर देखेंगे टू बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी मतलब क्या, जो दायित्व ब्रांच पे जो हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए एचओ का माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, मतलब क्या हेड ऑफिस का सहारा लेना पड़ता है, जो ब्रांच को पूरा का पूरा काम करके उसके तहत देता है। जो ब्रांच का दायित्व होता है कि हमारा हेड ऑफिस का कार्यकाल पूरा का पूरा हो सके। तो चलिए अब हम लोग ये लायबिलिटी में आप कुछ भी ले लीजिए, क्रेडिटर्स ले लीजिए या कुछ भी क्रेडिट सेल्स ले लीजिए, ये सारा काम हमारा क्या होगा लायबिलिटी के थ्रू होगा। तो चलिए अब हम लोग जो क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड भी जोड़ते हैं हम लोग और डेबिट साइड भी हम लोग जोड़ते हैं। यहां पे ध्यान देने की बात यह होता है कि हम लोग किस साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो उसका बैलेंस हम लोग का डेबिट में निकलता है। वो कैसे निकलता है, तो क्रेडिट साइड का ज्यादा जो होगा वो दोनों साइड लिखेंगे और डेबिट साइड का उसमें से घटा देंगे, तो हमें क्या होगा इसका बैलेंस आ जाएगा। और यदि डेबिट साइड ज्यादा होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड का जितना बैलेंस होगा उसको घटाएंगे
उसके बाद हम लोग का क्या होगा, बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो क्रेडिट साइड में हम लोग का बैलेंस निकलेगा। बस इसी प्रकार से था मेरा ब्रांच अकाउंट। अब हम लोग का आगे का फॉर्मेट होगा। चलिए हम लोग ने जाना था ब्रांच, अब हम लोग जानेंगे ब्रांच डेबिटर्स। ब्रांच डेबिटर्स के साथ हम लोग का जो काम होगा, ब्रांच डेबिटर्स जो बन जाएगा आप लोग का, तो उसके बाद जो आप लोगों को खुद बाय खुद ब्रांच बनेगा। चलिए क्या सब है, टू बैलेंस बी बाय डी, जो ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक राशि को आप लोग को रखना है जो वर्ष के शुरू का होगा। टू क्रेडिट सेल्स, जो उधार बिक्री जो रहेगा उसको आप लोगों को टू को शो करना है। उसके बाद टू बिल रिसीवेबल, डिजॉनर जो हो जाएगा हमारा बिल रिसीवेबल में, वो हमारा टू में आएगा। ये सारा काम टू के तहत हो जाएगा। अब बाय में आइए, आप लोगों का बाय में क्या काम होगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। ये क्या होगा, कभी कभी कैश में आ जाएगा नगद में, कभी कभी आपका चेक में आएगा, बैंक के द्वारा करना होगा, उसको रख देंगे बाय में। बाय बिल रिसीवेबल, देनदार के द्वारा जो बिल हमें जो दिया जाता है उसको हम लोग बाय में रखेंगे। अब हो गया बाय डिस्काउंटेड अलाउड अकाउंट, जो डिस्काउंट जो अलाउ होगा वो उसके ऊपर जो एचओ के द्वारा जो ब्रांच पे होगा वो हम लोग को बाय में रखना पड़ेगा। अब बाय बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, जो संदिग्ध ऋण जो आप लोग का जो होता है, जो बैड डेट्स डाउटफुल जो होता है वो आप लोग का बाय में होता है। अब उसके बाद बाय रिटर्न्स इनवॉर्ड, रिटर्न्स इनवॉर्ड जो होगा वो भी आपका बाय में होगा, जो वापसी होगा। अब जैसे सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स बाय कस्टमर, जो कस्टमर ग्राहक के द्वारा जो माल रिटर्न कर दिया जाता है ब्रांच को, जो ब्रांच क्या करता है वो एचओ को बताता है, तो उस संदर्भ में हमको इसको बाय में रखना होगा। अब बाय अलाउवेंस अलाउवेड टू डेबिटर्स, जो देनदार पे जो अलाउ किया जाता है उसे भी हमें बाय में रखा जाता है। अब क्या करेंगे, हम सारे बैलेंस को जोड़ देंगे, जोड़ने के बावजूद जितना भी हम लोग का आंसर निकलेगा वो हम लोग का बाय में निकलेगा या टू में निकलेगा। अब जैसे बाय बैलेंस सी बाय डी, क्लोजिंग डेबिटर्स बाय में निकल गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि खाता बनाते समय किस संदर्भ में हम लोग का ये काम हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग ब्रांच डेबिटर्स का जान लिए। आज इसी के साथ हम लोग का ये इंट्रोडक्शन बैच था पार्ट 1 का, ब्रांच का था, और ब्रांच में हम आप लोगों के बीच में आज इंट्रोडक्शन दिए हैं। बाकी जितने भी बच्चे पार्ट 1 में हैं, जो भी बच्चे 12th फाइनल किए हैं, वो बच्चे पार्ट 1 जो मैं आप लोगों को ब्रांच जो पढ़ाया हूं, जो आगे काम होने वाली है ब्रांच पे हम लोग काम करेंगे, उसके संदर्भ में आप लोग को ये वीडियो आपको पूरे का पूरे अच्छे तरीके से देखना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी बच्चे गांव में बैठे हुए बारहवीं के एग्जाम देंगे, जो भी बच्चे जहां हैं, जो बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचता है वो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाए। इतने सारे काम होने के बावजूद आपको मेरे YouTube चैनल MN कॉमर्स क्लास पे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग बस MN कॉमर्स क्लास पे सब्सक्राइब करें, आप लोग का सारा काम उस पर मिलेगा। और पार्ट 1 को हम आप लोगों के बीच में YouTube पे आते रहेंगे। धन्यवाद।